हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एड सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हेतु दिए गए ब्रिज कोर्स के अंतर्गत अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव इस चैप्टर को समझेंगे। साथ ही इस चैप्टर में दी गई अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर में से ही दिए गए हैं, इसलिए हमें चैप्टर को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। विद्युत अवयव। विद्युत अवयव क्या होते हैं? विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच, कुंजी, बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर, संयोजी तार का उपयोग विद्युत परिपथ को पूर्ण करने में है, उन्हें विद्युत अवयव कहते हैं। दूसरा है विद्युत परिपथ। तो विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है, या विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत सेल का प्रतीकात्मक प्रदर्शन तो लंबी एवं सरल रेखा, पतली रेखा धन टर्मिनल एवं मोटी और छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। फिर यहाँ पर क्रमांक और विद्युत और अवयव प्रतीक दिए गए हैं। तो विद्युत सेल के लिए दिया गया प्रतीक देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर विद्युत बल्ब को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। स्विच ऑन की स्थिति ऐसी होती है, स्विच ऑफ की स्थिति में ऐसा रहता है। बैटरी इस टाइप का सिंबल के द्वारा जो है प्रदर्शित होती है। फिर संयोजी तार को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अमीटर को इस प्रकार से, वोल्ट मीटर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। फिर है विद्युत बंद परिपथ। तो विद्युत बंद परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो परिपथ पूर्ण होता है बंद परिपथ कहलाता है। इसमें कुंजी बंद स्थिति में दिखाई देती है। स्विच ऑन की स्थिति में धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जुड़कर परिपथ पूर्ण करता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पर बंद परिपथ का क्या दिया गया है, यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कुंजी बंद विद्युत परिपथ ये सब चीज दर्शाया गया है। फिर है विद्युत खुला परिपथ। तो जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जो अपूर्ण होता है, खुला परिपथ कहलाता है। इसमें स्विच या कुंजी खुली स्थिति में दिखाई देती है। स्विच ऑफ की स्थिति में धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से अलग हो जाता है, अतः विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए जो विद्युत खुला परिपथ का यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है, इसमें कुंजी जो है एक दूसरे से अटैच नहीं है, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से अटैच नहीं है, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से अटैच नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फिर है अगला विद्युत बैटरी के उपयोग। तो ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौनों, टीवी, एसी, कार आदि के रिमोट कंट्रोल जैसी युक्ति में किया जाता है। फिर विद्युत सेल को बैटरी में बदलना, जब एक से अधिक विद्युत सेलों को क्षमता बढ़ाने के लिए आपस में धन टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल के क्रम में जोड़कर बैटरी में बदला जा सकता है। विद्युत सुचालक एवं विद्युत कुचालक क्या होते हैं? सुचालक वे पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, जैसे धातुएं, मनुष्य का शरीर, जल, ये क्या है? विद्युत के सुचालक है। अब कुचालक किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि हो गई। फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तापीय प्रभाव के उदाहरण में क्या क्या आ जाएंगे? कमरों को गर्म करने वाले तापक, मतलब रूम हीटर। दूसरा, खाना पकाने वाले विद्युत तापक, जिसे विद्युत हीटर कहते हैं। पानी गर्म करने वाली विद्युत रॉड, विद्युत इस्त्री, हेयर ड्रायर, गीजर, विद्युत केतली, माइक्रोवेव, इंडक्शन प्लेट विद्युत तापीय उपकरण के उदाहरण हैं। एलईडी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इट मीन्स क्या हो गया? लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है, का उपयोग सहज प्रदीप्त लैंप, सीएफएल्स एवं प्रतिदीप्त नलिकाओं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के स्थान पर करते हैं। ये एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं एवं इनकी विद्युत दक्षता भी अधिक होती है। फिर अगला है आईएसआई, इट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या इसे ब्यूरो भी कहेंगे। विद्युत
उपकरणों को मानक चिन्ह प्रदान करते हैं जो विद्युत दक्ष होते हैं। इसे ISI चिन्ह उत्पादों पर नीचे जो दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। फ्यूज फ्यूज किसी विशेष पदार्थ के बने तारों का बना उपकरण जो विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है। विद्युत उपकरणों में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह तार पिघल जाता है एवं परिपथ टूट जाता है और महंगे विद्युत उपकरणों को सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार से फ्यूज का काम होता है। फिर MCBs क्या होते हैं? लघु परिपथ विच्छेदक। आजकल घरों में फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक MCBs का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर यह स्विच जो है स्वयं ही ऑफ हो जाते हैं एवं पुनः ऑन करने पर परिपथ पुनः पूरा हो जाता है एवं उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से MCBs का उपयोग होता है। फिर है लघु पथन या फिर शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? तो विद्युत परिपथ में क्षमता से अधिक विद्युत धारा का प्रभाव से या तारों के परस्पर सीधे संपर्क में आने से, तारों के टूट फूट या विद्युत रोधन हटने से, एक से अधिक उपकरणों को एक सॉकेट से जोड़ने से फ्यूज का तार जलकर नष्ट हो जाता है एवं विद्युत परिपथ खुल जाता है। इसे लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें घरों एवं आसमानों के क्षेत्रों में आग लग जाती है। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहेंगे? तो किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दे तो वस्तु चुंबकीय प्रभाव बंद कर देती है। इसे जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को चित्र के माध्यम से समझाया गया है। फिर है विद्युत चुंबक। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विद्युत के प्रभाव से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबक की परिभाषा दी है यहाँ। अब इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट देखेंगे। तो अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, मानव शरीर, चांदी, एल्यूमिनियम आदि क्या हो जाएंगे? विद्युत चालक हो जाएंगे। अब विद्युत रोधी क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कांच, कागज आदि। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, विद्युत आवेश से क्या अभिप्राय है? इनकी सहायता से विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा विद्युत आवेश जब कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाता है, अर्थात उसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। पदार्थ के इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत आवेश और विद्युत परिपथ को हमने परिभाषित किया। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? इन्हें प्रतीकात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और दूसरा ऋण टर्मिनल होता है। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, अपने आसपास उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो विद्युत सेल से चलते हैं। तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 5वां, विद्युत सेल को विद्युत कैसे प्राप्त होती है? तो विद्युत सेल को विद्युत धारा से विद्युत प्राप्त होती है। फिर प्रश्न नंबर 6वां हो जाएगा, विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग में लाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक विद्युत सेलों को क्षमता बढ़ाने के लिए आपस में धन टर्मिनल एवं ऋण टर्मिनल के क्रम में जोड़कर बैटरी में बदला जा सकता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 7वां, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा किस ओर से शुरू होती? तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा उच्च विभव अर्थात धन ध्रुव से शुरू होती है। फिर है प्रश्न नंबर 8वां, घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, बिजली की तारें तांबे या एल्यूमीनियम जैसी विद्युत सुचालकों से बनाई जाती हैं, परंतु इन पर PVC या रबर जैसी सामग्री की परत इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि विद्युत शॉक ना लगे, क्योंकि PVC या रबर विद्युत के कुचालक होते हैं।
फिर है अगला प्रश्न नंबर अभ्यास वर्कशीट 2 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि रबर जो है विद्युत का कुचालक होते हैं और इससे उन्हें बिजली के झटके नहीं लगते हैं। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, विद्युत धारा के बंद परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो परिपथ पूर्ण होता है बंद परिपथ कहलाता है। इसमें कुंजी बंद स्थिति में दिखाई देती है। स्विच ऑन की स्थिति में धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जुड़कर परिपथ पूर्ण करता है, तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो विद्युत धारा का बंद परिपथ है, इसमें आप इस चित्र को यहाँ पर बना लेंगे। तो ये वाले चित्र को आप यहाँ पर बना के दर्शा देंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, विद्युत में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका चित्र एवं परिभाषा बताइए। जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जो अपूर्ण होता है, उसे खुला परिपथ कहते हैं या कहलाता है। और विद्युत धारा का जो विद्युत खुला परिपथ है, उसमें आप ये वाला चित्र बना के यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है? ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। पहला है कमरों को गर्म करने वाले तापक अर्थात रूम हीटर, विद्युत इस्त्री, हेयर ड्रायर, गीजर, विद्युत केतली, माइक्रोवेव, तो इस प्रकार के उपकरण आ जाएंगे इसमें। फिर है प्रश्न नंबर पांचवा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उदाहरण देकर सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दे तो वस्तु चुंबकीय प्रभाव बंद कर देती है। इसमें चित्र आप ये वाला बना लेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आप ये वाले चित्र से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, इस चित्र को बनाकर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर छठवां, विद्युत फ्यूज बनाने में विशेष पदार्थ के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? यह हमारे विद्युत उपकरणों के लिए क्यों लाभकारी है? तो उत्तर हो जाएगा, फ्यूज किसी विशेष पदार्थ के बने तारों का बना उपकरण जो विद्युत परिपथ से जुड़ा रहता है। विद्युत उपकरणों में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह तार पिघल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है तथा महंगे विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर सातवां, लघुपथन या शॉर्ट सर्किट को समझाइए। तो उत्तर होगा स्टूडेंट्स, जब किसी कारण से फेज या न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाए तो इसे परिपथ का लघुपथन कहते हैं। लघुपथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आठवां है, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं, कारण बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी और विद्युत परिपथ अपूर्ण हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर आठवां है, घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना क्यों समझदारी, स्पष्ट कीजिए। तो पहला कारण हो जाएगा, एलईडी बल्ब हर तापमान पर काम करता है। फिर कम बिजली खर्च होती है इससे। तीसरा आ जाएगा, एलईडी बल्ब यूवी लाइट का उत्सर्जन नहीं करते हैं। फिर चौथा, एलईडी लाइट्स जो है पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं और ये कम वोल्टेज पर भी काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख देंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 9वां, निम्न के पूर्ण नाम लिखिए। तो पहला है ISI, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दूसरा है LED, तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तीसरा MCBs, तो MCBs का फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा यहाँ पर। MCBs का फुल फॉर्म जो फ्यूज के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, MCBs।
फिर है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में देखेंगे स्टूडेंट्स क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला है, एक समान दूरी तय करने पर निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय, इनसे उत्पन्न होने वाले गैस उत्सर्जन का विश्लेषण दिया गया है। देखिए विवरण है, फिर यहाँ पर इकाई दी गई है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार। और क्या क्या विवरण में है, दूरी है, अनुमानित ऊर्जा की खपत, फिर लागत, कुल लागत और अनुमानित गैसीय उत्सर्जन। देखिए इकाई क्या है, दूरी किलोमीटर में तो सबकी एक समान है 120। फिर अनुमानित ऊर्जा की खपत किलोग्राम प्रति यूनिट या लीटर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कार 12 यूनिट आ जाएगी, पेट्रोल 10 लीटर, डीजल 9 लीटर लगता है, सीएनजी में 8 किलोग्राम गैस लगती है। फिर है लागत, रुपए में या यूनिट या लीटर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कार में 7 क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। फिर पेट्रोल कार में 95 लीटर, डीजल में 85 और सीएनजी में 60 लीटर। फिर कुल लागत रुपए में 84 रुपए, 950 रुपए, 765 रुपए, 480 रुपए और अनुमानित गैसीय उत्सर्जन किलोग्राम CO2 और किलोग्राम या लीटर ईंधन या किलो वाट हर्ट्ज। तो इस प्रकार से आ जाएगा 1, 3, 4, 2, इस प्रकार से यहाँ पर यूनिट के सहित दिए गए हैं। तो अब इस सारणी के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। उपरोक्त में से सबसे अधिक एवं कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है, तो सबसे अधिक लागत वाला यातायात साधन पेट्रोल कार, सबसे कम लागत वाला यातायात साधन इलेक्ट्रॉनिक कार आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त में सबसे कम एवं सबसे अधिक गैस उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है, तो उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक गैस उत्सर्जन वाला यातायात साधन डीजल कार और सबसे कम गैस उत्सर्जन वाला यातायात साधन इलेक्ट्रॉनिक कार हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे, तो सीएनजी पहला हो जाएगा, सीएनजी, एलपीजी आदि जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन का उपयोग करेंगे। दूसरा आ जाएगा पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना है। तीसरा आ जाएगा वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, उपर्युक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है, इसे आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम अर्थात कम से ज्यादा की ओर दर्शाना है। तो सबसे कम जो है यातायात का साधन जिसमें वायु प्रदूषण कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे सीएनजी, सीएनजी से थोड़ा ज्यादा पेट्रोल कार में, और सबसे अधिक प्रदूषण डीजल कार में हो रहा है वायु प्रदूषण। फिर है प्रश्न नंबर 5वां, उपयुक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी, तो इलेक्ट्रॉनिक कार आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 6वां, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है, अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो हाँ, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और महावर बिलों के आंकड़ों के को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक है विद्युत बिल के माह, विद्युत खपत यूनिट में और विद्युत बिल राशि रुपए में। इस प्रकार से आप अपने घरों में जो बिल है उसके आधार पर भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, माह दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, पूरे जनवरी से दिसंबर तक माह। फिर विद्युत खपत कितनी कितनी यूनिट हुई, तो 30 यूनिट जनवरी में, फरवरी में 30 यूनिट, मार्च में 25 यूनिट, अप्रैल में 45 यूनिट, मई में 50 यूनिट, जून में 55 यूनिट, जुलाई में 45 यूनिट, अगस्त में 40 यूनिट, सितंबर में 40 यूनिट, अक्टूबर में 30 यूनिट, नवंबर में 30 यूनिट, दिसंबर में 35 यूनिट। विद्युत बिल राशि क्या क्या हो जाएगी, रुपए में 150 रुपए जनवरी में आया बिल, फरवरी में 150 रुपए, मार्च में 125 रुपए, अप्रैल में 255, मई में 300 रुपए, जून में 350 रुपए, जुलाई में 255 रुपए, अगस्त में 200 रुपए, सितंबर में 200 रुपए, अक्टूबर में 150 रुपए, नवंबर में 150 रुपए और दिसंबर में 165 रुपए। तो ये तालिका हमने बनाया। अब इस तालिका के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, किस किस माह में ऊर्जा बिल भार ज्यादा व्यय वाले तथा किस किस माह में
ऊर्जा बिल कम भार वाले व्यय वाले हैं। तो मई और जून माह में ऊर्जा बिल भार ज्यादा व्यय वाले हैं तथा मार्च माह में ऊर्जा बिल भार कम व्यय वाले हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन माहों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या कारण रहे हैं। तो मई व जून माह में अधिक गर्मी के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि फैन, कूलर, एसी का उपयोग अधिक होने के कारण बिजली बिल अधिक आया है। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं अपने ऊर्जा बिल भार की लागत को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कम से कम उपयोग करके अर्थात बिजली की खपत को कम करके हम अपने ऊर्जा बिल के भार की लागत को कम कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर तापीय ऊर्जा हो जाएगा, बिजली, जल बिजली और नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो ऊर्जा खपत कम करने के लिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि एलईडी बल्ब के प्रयोग से बिजली की खपत कम होती है। फिर है ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से आप पोस्टर यहाँ पर बना सकते हैं इस प्रश्न में। फिर अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्या आप जागरूक हैं? जवाब हाँ या ना में दीजिए। तो क्या आप किसी खाली जगह या अपने घरों में, स्कूल में इस्तेमाल होने पर चलते हुए विद्युत उपकरण को बंद करते हैं? तो यहाँ पर हाँ हो जाएगा। फिर है अगला, क्या आप कम दूरी की यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल यात्रा का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? तो हाँ। क्या आप नए बिजली के उपकरण खरीदने से पहले उसका दक्षता का लेवल चेक करते हैं? तो हाँ हो जाएगा। फिर क्या आपके घरों में दिन के समय ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी की जगह दिन के उजाले या सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है? तो हाँ हो जाएगा। फिर क्या आपके घर में गैस बर्नर पर बर्तन के ऊपर ढक्कन रखकर ढक के भोजन पकाया जाता है? तो हाँ हो जाएगा। फिर अगला है स्टूडेंट्स, आप भोजन को पकाने के पूर्व आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले से इकट्ठा करके रखते हैं? तो हाँ हो जाएगा। क्या आप भोजन को ठंडा होने के उपरांत फ्रिज में रखते हैं? तो हाँ। क्या आप अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठंडे मोड में सेट करके रखते हैं? ना। फिर क्या आपके घर पानी गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड का प्रयोग किया जाता है? ना। क्या आपके घर में भोजन पकाने हेतु विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है? ना। क्या आप हर वर्ष अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं? तो हाँ हो जाएगा। फिर क्या है, क्या आप अपने मित्रों को पेड़ लगाने के हेतु प्रेरित करते हैं? तो हाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने विवेक से इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे स्टूडेंट्स। फिर है स्व आकलन हेतु दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल को लंबी एवं पतली रेखा द्वारा एवं ऋणात्मक टर्मिनल को मोटी और छोटी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। दूसरा, हमें ISI चिन्हित विद्युत उपकरणों की ही सदैव उपयोग करना चाहिए। तीसरा है, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को विद्युत बैटरी कहते हैं। चौथा, लकड़ी, रबड़ एवं प्लास्टिक विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। पांचवा, विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, सही गलत लिखिए। तो पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रभाव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। तो सत्य हो जाएगा। दूसरा, स्विच ऑन की स्थिति में अधिक समय तक सेलों को रखने पर सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो जाते हैं। तो सत्य हो जाएगा। फिर यदि किसी बल्ब का तंतु टूट जाए तो वह भी विद्युत बल्ब दीप्त होता है। तो यह गलत हो जाएगा। फिर एलईडी बल्ब प्रकाश के साथ उत्पन्न करते हैं। सत्य हो जाएगा। विद्युत फ्रिज विद्युत उपकरणों की दुर्घटना से सुरक्षा करता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर अगला है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का मिलान करेंगे स्टूडेंट्स। विद्युत अवयव को किससे, विद्युत परिपथ से कर देंगे तो ये पहले नंबर का आ जाएगा। फिर दूसरा है विद्युत घंटी, तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव। फिर तीसरा, विद्युत सुचालक, तो अशुद्ध जल, मानव शरीर, धातुएं, ग्रेफाइट, ये क्या हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर विद्युत बल्ब क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था। तो यहाँ पर चौथा आ जाएगा। और विद्युत शैल में क्या आ जाएगा, दो टर्मिनल धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो पांचवे में पांचवा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे आप। फिर है चौथा प्रश्न,
हमें अपने घरों में एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, घरों में एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग करने से करंट लगने का खतरा हो सकता है, इसलिए एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 5वां, चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, आप इसका कारण पता लगाएं एवं परिपथ में आवश्यक परिवर्तन कीजिए जिससे बल्ब दीप्त हो जाए। तो इसमें यहाँ पर चित्र बताया तो है बट यहाँ पर चित्र दिखाया नहीं गया है, तो लेकिन इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप कि परिपथ में बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए एक सेल से धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात हमें ऋण धन धन ऋण टर्मिनल की जगह ऋण धन टर्मिनल का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव के प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।